ट्रंप ने कॉन्शियसली पाकिस्तान को चूज किया है। उसकी कैलकुलेशन के अंदर पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि जो अगर लीड करेगा डिप्लोमेटिक प्रोसेस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस तो इसराइल का बेड़ा गर्क कर देगा। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर, शुक्रिया। कल रात को परसों रात को ऐसी खबरें आई कि ईरान के साथ जो है वो मामला तकरीबन सेटल हो चुके हैं और बहुत जल्द जो है वो एक अग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा और इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद जो है वो जंग खत्म हो जाएगी, जिसके बाद एक और नेगोशिएशंस का राउंड होगा। लेकिन फिर कल जो है वो एक्सियोस के एक रिपोर्टर हैं जो कि इसराइली हैं, बराक राविद, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फोन कॉल के अंदर जो अरब ममालिक हैं उनको ये कहा, और पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, कि वो जो फोन कॉल हुई जिसका बड़ा चर्चा है तमाम, और तमाम जो अकाउंट्स हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसका जिक्र किया। तो उसमें जो है वो उन्होंने अचानक ये कहा कि ठीक है, मैं ईरान के साथ नॉर्मलाइज कर लेता हूँ, मामला सेटल कर देता हूँ, लेकिन फिर आप जो तमाम ममालिक हैं वो इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन कर लीजिए। और फिर उसके बाद हमें नई नई जो है वो ट्वीटें भी आना शुरू हो गई, कुछ रिस्पॉन्सेज भी आना शुरू हो गए। ये सर क्या ब्लैकमेलर टाइप के लोग हैं, क्या करते हैं ये जरा। ये मेरे ख्याल में देखें, ट्रंप को जो ना दो बिल्कुल डाइवर्स प्रेशर्स हैं। हम्म। हमें जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप जो वो मूव्स करता है और उसका जो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो ऑपरेट कर रहा है ना, उसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। ट्रंप की जो अपना रिजॉल्व या उसकी सिंसेरिटी, उसको मेरे ख्याल में डाउट ना करें। ये बड़ा एक्सेप्शनल अमेरिकन लीडर है। अगर वो बोलता है ना कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, उसमें कुछ सच्चाई भी है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन अ सेंस के इन रिलेशन टू द मिडल ईस्ट, या इनकी जो स्पेशल रिलेशनशिप है इसराइल की, क्योंकि हम्म। इसराइल इज अ स्पॉइलर ऑफ पीस अक्रॉस द मिडल ईस्ट ट्रेडिशनली, राइट सिंस द डे इट वाज क्रिएटेड। ठीक। और ये परपेचुअल प्रॉब्लम है, और जाहिर है कि वो अपना बरतानिया की ये क्रिएशन है मिडल ईस्ट के अंदर, ये यूरोपियन का प्रोजेक्ट जो हैंड ओवर किया हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, और इसने जो है मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक खलफशार पैदा कर दी है पिछले ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी से, बल्कि बियॉन्ड। यस। तारीख में कोई हमारा इनसे डिफरेंस नहीं आया, इवन मदीना के बाद से आप ले लो, अंटिल द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी। हम्म। बल्कि जो ज्यूज की गोल्डन एज है वो अंडर मुस्लिम गोल्डन एज फ्लरिश की है। ये वहाँ पे उंदलस जो है, जब मुसलमानों के कब्जे में आया था तो यहूदी उस वक्त भी ओप्रेस थे अपना यूरोप के अंदर, वहाँ से ये भाग के आए। इसलिए आपको इनके सिग्निफिकेंट माइनॉरिटीज आपको मिलेंगी तुर्की के अंदर, ईरान के अंदर, सीरिया में, इराक में। ये सारे वो लोग हैं जो वहां से उस वक्त आए थे, और अंडर मुस्लिम जो अपना एक टॉलरेंट रूल था हमारा सेंचुरीज ओल्ड, बगदाद के अंदर और ये जो अपना मिडल ईस्ट के अंदर, इवन ऑटोमन्स के अंदर भी वे फ्लरिश किए। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना, मैं आपको वही ट्रंप पे ज्यादा, ट्रंप इज अ वेरी अनयूजुअल पर्सन, ही इज वेरी स्मार्ट लीडर। और वो एक डाइवर्स प्रेशर जो उसको ये है कि उसकी एक मेगा बेस है, मागा बेस है, जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रिपब्लिकन्स ने लैंडस्लाइड विक्ट्री इसकी लीडरशिप में सेकंड टर्म में ली है, इसको भूलना नहीं चाहिए। और जाहिर है दुरुस्त। कि उनका प्राइमरी इंटरेस्ट अली ये है कि वो इसको सस्टेन करें। अगली यानी जेडी वैंस या रूबियो अगर कंटेस्ट करेंगे, या ट्रंप हो सकते हैं आखिर में कोई शोशा छोड़ेगा कि भी कंसेक्टिव 2 टर्म्स होनी चाहिए। वो अभी हम टाइम देखें, लेकिन अभी भी 3 साल बाकी हैं। सो एक तो उसको उसका जो प्राइमरी यानी उसकी जो है ना, यानी जो वैल्यूएबल चीज उसके लिए है पॉलिटिकली, वो है उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेरिका के अंदर। ये जो ठीक। मागा सपोर्टर्स है ना, ये दे डू नॉट लाइक अमेरिका की जो इसराइल पॉलिसी है, क्योंकि ये समझते हैं कि इसराइल इनको अमेरिका को बाहर ड्रैग करता है डिफरेंट वॉर्स के अंदर। 2 जंगें इराक में हो चुकी हैं, और ये तीसरी जंग भी अपना अमेरिका को ट्रैप किया गया इस जंग में। यानी ट्रंप मजबूरी में पिछली दफा भी कूदा था 12 दिन के बाद, इस दफा भी वो अपना मजबूरी के अंदर वो शामिल हुआ, उसकी अपनी विलिंगनेस नहीं थी। अब इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि Israel is another constraint in American for any American president. ट्रंप की एक्सेप्शन ये है कि उसने बड़ा ट्रिक्स करके ना, यानी उसने नेतन्याहू को जो उसकी रियल प्लेस है ना उस पर वो ले आया पिछले 1 साल के अंदर।
यानी आप देखो, जब सीज फायर हो रहा था पिछले साल गजा के अंदर बोर्ड ऑफ पीस के तहत, इसराइल कंटिन्यू टू वायलेट द सीज फायर, लेकिन किसी ना किसी तरह इजिप्शियंस को इन्वॉल्व करके, हमास को कन्विंस करके सीज फायर हो गया। उसको कंसिस्टेंटली इसराइल वायलेट करता है, लेबनान के अंदर भी और गजा के अंदर भी। लेकिन वो इसलिए करता है कि वो, उसका इंटरेस्ट पीस या स्टेबिलिटी में नहीं है, उसका इंटरेस्ट मार धाड़ के अंदर है, इंतशार के अंदर है। तो ये दूसरा कंस्टेंट है। अब ये दोनों आप अगर असेस करें ना, इसराइल को एक तरफ रखें या उसकी जो इन्फ्लुएंशियल लॉबी है अमेरिका के अंदर, जो फाइनेंस करती है सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शंस में या प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि इसराइल लॉबी वाहिद वो लॉबी है कि जो ओपनली अपना ब्राइब भी करती है और ओपनली फाइनेंस भी करती है। अदरवाइज तो कांग्रेशनल रिस्ट्रिक्शंस है बाकी लॉबीज को ऑपरेट करने में, डोमेस्टिक या बाहर वाली। तो बिल्कुल। एक कंस्टेंट उसको अपना जो उसकी यानी रियलिस्टिक इंटरेस्ट है रिपब्लिकन का वाइडली, कि इस जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है इसको ना सिर्फ अपना मिड टर्म इलेक्शंस में इंश्योर करें कि बोथ हाउसेस के अंदर उनकी मेजोरिटी रहे, ताकि वो बड़ा जरूरी वो अपना फैक्टर है इन टेकिंग डिसीजंस। तो आपका अगर जुडिशरी भी साथ हो, लेजिस्लेचर भी साथ हो और एग्जेक्टिव तो आपके पास है, तो जाहिर है कि वो आप अपना अपनी जो अपना अहदाफ है सियासी, जो अंदरूनी सियासी या फॉरेन पॉलिसी के, वो आप अचीव कर सकते हैं। तो एक तो उसकी प्रेफरेंस नंबर 1 ये है। साथ में एक कंस्टेंट है उसका इसराइल का कि उसको भी उसे दाना डालना पड़ रहा है। यानी वो जो इसने अपना जो फोन कॉल्स की हैं ग्रुप ऑफ 8 मुस्लिम नेशंस या अरब नेशंस जो कि क्रिएट हुई थी बोर्ड ऑफ पीस के तहत, उसमें माइनस इंडोनेशिया परहैप्स उसने 7 लोगों लीडर से बात की। हमारे यहाँ अपना फील्ड मार्शल साहब से बात की, सऊदी अरब के अंदर एनबीएस से बात की। सो मेरे ख्याल में सब लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे या अलग-अलग बात की, मुझे नहीं पता। लेकिन समहाउ उस सोशल ट्रूथ सोशल पोस्ट के अंदर ट्रंप ने ये जोक भी किया कि जी मैंने जब ये बात की तो एकदम से साइलेंस आ गई, तो मैंने उनको बोला कि भाई आर यू ऑन फोन और नॉट। तो यानी ये ट्रंप ने वैसे बात की है, लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट इसमें लिया जा सकता है। वो आई ऑलवेज फॉलो ऑन एक्स सम ब्रिलियंट माइंड्स, खास तौर पे फिदाटो के नाम से वो पोस्ट करते हैं। उनका आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुली वर्डेड एनालिसिस ऑफ व्हाट सेनेटर लिंडजी ग्राहम पोस्टेड यस्टरडे। वो बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करना। वो अली ट्रंप ने जब ये पोस्ट किया तो लिंडजी ग्राहम जो है ना, ये अपना एक एब्सोल्युटली को पागल हुआ है पिछले काफी महीनों से। आई थिंक इसराइलीज जो है ना ओवरऑल डेस्परेट हो गए हैं। ट्रंप की जो मनूवरिंग करता है, कभी वो अपना ओवरचर्स फेंकता है ईरान की तरफ, कभी हार्ड लाइन करता है जस्ट टू लाइक शो हिज डोमेस्टिक बेस कि ही इज वेरी टफ विद ईरान। लेकिन साथ में वो ये भी शो कर रहा है कि ही वांट्स टू टेक अमेरिका आउट ऑफ दिस वॉर। तो इससे इसराइल फ्रस्ट्रेट होता है। और उसके जो आगे माउथ पीसेस हैं, वो अपना जॉन बोल्टन से लेके माइक पोम्पियो जो कि अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में, पहले वाला, दूसरा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था अंडर बाइडन परहैप्स। तो उसके जो क्रिटिक्स हैं या प्रो इजरायली जो अपना, उसके अंदर लिंडजी ग्राहम इज द नंबर 1। वो लिंडजी ग्राहम को आप समझ ले कि नेतन्याहू है बेसिकली अमेरिका में बैठा हुआ सेनेट के अंदर। तो वो जो उसका लेकिन बॉस। सर देखें, हाँ जो उसकी स्टेटमेंट है उसके अंदर उसने पहले तो वो बात बताई है कि ट्रंप ने ये बात कही है। जी फिर उसने सऊदी अरेबिया एंड अदर्स, और उसने अदर्स जब लिखा है तो उससे पिछले पैराग्राफ में वो कतर और पाकिस्तान को मेंशन कर रहा है। जी वो कहते हैं नाउ इज द टाइम टू बी बोल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ अ न्यू मिडल ईस्ट। आई एक्सपेक्ट एज प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सजेस्टेड यू विल इन फैक्ट जॉइन द अब्राहम अकॉर्ड्स, effectively ending the Arab Israel conflict. If you refuse to go down this path as suggested by President Trump, it will have severe repercussions. ठीक खौफनाक इसके नतीजे होंगे जी for our future relationships and make this peace proposal unacceptable. Further, it would be seen by history as a major miscalculation. आप ये धमकी आमेज किस्म का लहजा सऊदी अरब के बारे में, आपको पता है कि देखिए सऊदी अरब से बहुत सारे उनके पॉलिसीज के हवाले से बहुत लोग तनकीद करते हैं उनको कि जी वो वहाँ भी आइडियोलॉजी को उन्होंने प्रमोट किया एटसेट्रा एटसेट्रा, बट द फैक्ट रिमेन्स के इट इज द बिगेस्ट अरब कंट्री, 96 मिलियन पीपल को, तकरीबन 10 करोड़ की आबादी है। बहुत बड़ा मुल्क है साइज के एतबार से।
ओपेक और जीसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा मुल्क है, और हरमैन जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो मुसलमानों के लिए जो होली सिटीज़ हैं उनका वो कस्टोडियन है, और वो उसके लिए एक एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने का एक उनका एक क्लेम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त तौर पर, जायज़ तौर पर वो करते हैं क्लेम। उसको इस किस्म की धमकी आमेज़ गुफ्तगू करना, डू यू थिंक इट्स टोटली they've lost their heads? अली, आप अगर याद हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वॉर, हुँ, लिंडजी ग्राहम साहब ने सऊदी अरेबिया को दो, उन्होंने पब्लिक यानी पोजीशनिंग की थी सोशल मीडिया के ऊपर, पोस्ट किया था रिएक्शन अपना। असल में इनको एक्सपेक्टेशन ये थी इजरायलीज को कि हम जंग करेंगे, अमेरिका को इन्वॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें शिद्दत आएगी, हम परसुएड करेंगे या क्वेर्स करेंगे जीसीसी कंट्रीज को, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी, वो डिक्लेयर्ड था ईरान का कि वो टारगेट करेगा अमेरिकन बेसिस इन अक्रॉस द गल्फ, ठीक है। तो ठीक। जब वो टारगेट करेगा तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम समहाउ अमेरिका को इस्तेमाल करके या खुद अपना गल्फ में दो कंट्रीज के साथ हमारा अलाइंस है, तो हम किसी तरह परसुएड करेंगे थ्रू यूएई या लाइक, कि ताकि जीसीसी रिस्पॉन्ड कर दे। अब प्रॉब्लम ये है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली रजीम चेंज इन ईरान नहीं था। यानी इजरायलीज इतने बेवकूफ नहीं है कि वो अपना अमेरिका को साथ इन्वॉल्व करके, उनको पता हो कि भाई रजीम चेंज नहीं हो सकती, लाइक 47 ईयर से एक अपना एक थियोक्रेटिक स्टेट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट है, रिप्रेसिव स्टेट है, पावर में है, उनका अपना वो रेजिलियंस भी शो कर चुके हैं पहले भी। तो रजीम चेंज आई थिंक वाज नॉट द मोटिव। मोटिव ये था कि ये ईरान के अंदर जब जंग ये हम करेंगे, अमेरिका को भी परसुएड करेंगे कि भी आप ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करें, एक अनार्किक और डिसऑर्डरली सिचुएशन हो जाएगी ईरान के अंदर, ईरान रिस्पॉन्ड करेगा तो इसके बाद रिटेलिएट करेंगे गल्फ कंट्रीज। तो हम तो दो ने अटैक किया, छह और शामिल हो जाएंगे रीजन। इसका आउटकम क्या निकलना था? आउटकम ये था, वीकेंड ईरान, परहैप्स विद द रजीम चेंज एंड अ डिसऑर्डर जो कि अगले काफी सालों तक जारी रहता। तो ईरान न्यूट्रलाइज होता है एक एज अ पोटेंट थ्रेट टू इसराइल। साथ में जो है ना, छह कंट्रीज, ज़ाहिर है ईरान ने भी रिस्पॉन्ड करना था, तो भरपूर जंग होनी थी, एक कैटास्ट्रॉफिक आउटकम होना था, गल्फ ने वीक हो जाना था। तो इसराइल से अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट होनी थी कि देखो हम अब डिक्टेट कर सकते हैं। ये बात जो है ना, ए न्यू रीजनल सिक्योरिटी पैराडाइम इन द मिडल ईस्ट लेड बाय इसराइल, ये डिस्कोर्स अपना अली 3-4 साल से आप फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल्स देख लो। ये पिछले 3-4 साल से भाई ये पैरल नैरेटिव मेन स्ट्रीम वेस्टर्न इजरायली मीडिया के अंदर और इनकी जो एकेडमिक और स्कॉलरली थिंक टैंक कम्युनिटी है उसके अंदर ये नैरेटिव बड़े भरपूर तरीके से जो है ना वो जारी था कि हुँ, इस नए ऑर्डर में इसराइल विल फ्रंट इसको लीड करेगा और अमेरिका इसको सपोर्ट करेगा। ये गेम प्लान था। तो गेम प्लान तो भाई सक्सीड नहीं हुआ। हम ये नहीं क्रेडिट दे सकते कि जी इरानियन रजीम ने अपना वो रेजिस्ट किया और उसके बाद जनाब अपना अमेरिका डिफीट हो गया, ऐसी बात नहीं है। वो अहदाफ अचीव नहीं हुए, और अहदाफ अचीव होने के अंदर आई थिंक आई विल गिव ड्यू क्रेडिट टू ट्रंप एज अ लीडर। ट्रंप ने कॉन्शियसली पाकिस्तान को चूज किया है। हुँ, उसकी कैलकुलेशन के अंदर पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जो कि उसका सेकंड कंस्ट्रेंट है ना, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, नेमली इसराइल और उसकी हॉकिश लीडरशिप। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि जो अगर लीड करेगा डिप्लोमेटिक प्रोसेस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस तो इसराइल का बेड़ा गर्क कर देगा। तो इसराइल अब प्रॉब्लम विद इसराइल इज कि इजरायली लीडरशिप, खास तौर पे इसराइल को आप समझे नॉट एज अ सोसाइटी और एज अ पीपल, डाइवर्स सोसाइटी है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, और यहूदी भी इंसान है हमारी तरह, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उस पर्सपेक्टिव में बात नहीं करूंगा। जी, 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 मैं जी। बात करूंगा नेतन्याहू की और उसके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं। कोएलिशन हुँ, पार्टनर्स उससे भी बढ़ के जो है ना अपना इनह्यूमन और इमोरल है। नेतन्याहू जो है करप्ट है, उसकी वाइफ करप्ट है, उसकी अपना केस चल रहा है उसका। उसने 2 दफा ट्रंप ने उसके प्रेसिडेंट से, इजरायली प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की अपना, वंस इन द कनेसेट, कि भाई इसको माफ कर दो, उन्होंने माफ नहीं किया। तो हुँ, अब मेरा ख्याल द चिप्स आर डाउन। इवेंचुअली यू विल सी कि नेतन्याहू आई थिंक विल हैव टू लूज।
दिस गवर्नमेंट, ये जो इसकी जो कॉस्ट होगी ना इस कॉन्फ्लिक्ट की या इसकी सेटलमेंट की, आई थिंक वो नेतन्याहू का पॉलिटिक्स है वो वंस एंड फॉर ऑल खत्म होने लगी है इन माय ओपिनियन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग डेस्परेट हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे हैं। यानी ये बातें जो अपना लिंडजी ग्राहम ने पब्लिकली की है ना, कि जी हम्म। पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरेबिया भी साथ अपना शामिल हो जाए अब्राहम अकॉर्ड का, ये इनकी ढकी छुपी बातें हैं, ये दिल की बातें हैं इनकी, ये बाहर मुंह पे नहीं लेके आते। ये फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में इतने आगे चले गए हैं कि ये फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। इनको नुआंसेस का नहीं पता, इनको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, इनको पब्लिक ओपिनियन का नहीं पता गल्फ के अंदर। और इन्होंने अपना बेड़ा गर्क इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इसमें भी किया है कि देखें यूएई, आप देखो अपना अली, जी। यूएई जो है अपना, इसने मार भी बड़ी खाई ईरानियन से, और इसने रिएक्ट भी किया उसके बाद, और इसने क्रिटिसाइज भी किया, पाकिस्तानीज को भी किया, सऊदीज को भी किया, कतरीज को भी किया। और यूएई जस्ट लाइक इसराइल चाहता था कि भी हम रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। इरानियंस ने भी कोई हद नहीं छोड़ी यूएई पे टारगेट करने में। लेकिन देखो ना सिली मिस्टेक नेतन्याहू की, कि हम्म। भाई तू अगर विजिट भी किया है मोसाद चीफ के साथ या आईडीएफ चीफ के साथ, तू पब्लिकली क्यों कहेगा, बेवकूफ बंदे ही कहेगा ना। सो उसके पीएम ऑफिस ने डिस्क्लोज किया, एमरेटीज ने डिनाई किया। उसके बाद फिर वो इंसिस्ट करना शुरू हो गया कि नहीं जी मोसाद चीफ या कोई और गए, मैं भी ट्रिप में साथ में था, तो एमबीजी खुद ड्राइव करके गया। तो मसला कि आप यार इस बंदे को जो फंसा हुआ है एमबीजी, और ये इसके अपने डिफरेंसेस भी आ गए एमबीएस से, वो बड़ा डायनामिक और अपना बड़ा प्रोग्रेसिव लीडर है, ठीक है, आपस में इनके डिफरेंसेस भी आ गए, इसलिए आए कि अब्राहम की वजह से आया ना। तो हम्म। आपके लिए वो इज्जत तक जा रहा है, और तुम उसको अपना गंदा कर रहे हो उसके अंदर। तो जब गंदा किया, आई थिंक माय पर्सपेक्टिव इज कि द रीजन ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, इसमें 1 महीना पहले कतर ऑन बोर्ड आया पाकिस्तान के थ्रू, सऊदीज के थ्रू। कतर का पहले स्टैंस ये था कि जी नहीं ठीक है पाकिस्तान कर रहा है बट हम इसका कोई अपना पार्ट नहीं है। फिर उन्होंने जी। कहना शुरू किया कि जी हम इसको सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे लीडरशिप का फोन कॉलें फॉरेन मिनिस्टर्स की और प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत आगे पीछे होती रही। उसके बाद कतरी शामिल हो गए, कतरी डेलीगेशन आया जब फील्ड मार्शल वहां पे थे, ठीक है, बिल्कुल तेहरान में। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर टू, आई ऑल्सो थिंक कि पिछले हफ्ते जो है ना बड़ा सी चेंज आया है। ये जो अपना इसने हरकत की है ना नेतन्याहू ने, तो हम्म। डिस्क्लोज अपना उसका सीक्रेट ट्रिप था, और एम्बेरस करना एमबीजी को, हु इज आल्सो लीडर इन हिज ओन राइट, और उसकी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही इज आल्सो आंसरेबल टू हिज पीपल। उसने बिल्कुल। मेरा ख्याल में पैंतरा बदला है उसके बाद, डिच होने के बाद। उसने कहा कि यार ये तो फिर एमबीएस ठीक कह रहा था मुझे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये तो हम अब्राहम अकॉर्ड की ऐसी कॉस्ट पे कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बिगाड़ रहे हैं। हम जनाब अपना सऊदी अरेबिया जो कि इतना उसके इतने एट्रीब्यूट जो आपने गिनवाए, तो ये तो देखे ना हम गल्फ से क्यों निकले इसराइल की खातर, ऐसे यानी ऐसे बंदे की खातर और ऐसे कंट्री की खातर कि जो हमें गंदा कर रहे हैं, हमें एम्बेरस कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये जिसने लिटरली मुसीबत उनको डाली ट्रक के नीचे दे दिया जिस जैसे ही के। उसको मौका मिला। अच्छा सर, हाँ। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था 2023 का दिसंबर का पब्लिश्ड है वो, अकबर शाहिद अहमद का। टाइटल है इसका, ये हफ पोस्ट पर पब्लिश हुआ था, हाउ अ डीपली कंट्रोवर्शियल व्हाइट हाउस एडवाइजर इन इज रनिंग द एजेंडा ऑन गजा। ये हैं ब्रेट मैकगर्क जिनकी ये बात हो रही है। हम्म, और उस जमाने में सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत प्रेशर था अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करने का, और इसीलिए कुछ लोगों ने जो है वो एक तरह से बस रिटेलिएट किया, जो 7 अक्टूबर का वाकया भी हुआ है। और उसके बाद भी ये साहब जो हैं वो कोशिश करते रहे किसी तरीके से सऊदी अरेबिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन पैलेस्टाइन, इन लेबनान, इन साइनाई, जो कुछ भी हो रहा है उस सबको भूलकर सऊदी अरेबिया जो है वो शामिल हो जाए इस अकॉर्ड्स के अंदर, जो कि मतलब पॉसिबल ही नहीं था। और यही बात कल अब्दुल सलाम सालेह, जो कि एक वहां पर जी। राइटर हैं सऊदी अरेबियन, और बहुत क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी वो अक्सर बात करते हैं, और उन्होंने ये बात बकायदा, आई थिंक ही हैज मेड इट क्लियर कि व्हेन ही इज सेइंग दिस, तो वो कोई ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं। ये बात जो वो कर रहे हैं वो रियाज के जो है वो उन्होंने जो वर्ड यूज किया, फ्रेज यूज किया, वो कहे फ्रॉम द हार्ट ऑफ रियाज हम्म, से जो है ना वो मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने जी। ये कहा कि यार तुम लोग किस किस्म की बातें करते हो। बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये था कि आपको यहाँ पर जो हालात हैं, आपको याद होगा एमबीएस ने एक जमाने में उनकी स्टेटमेंट मशहूर हुई थी कि जिस तरह सादात को मार दिया था
लोगों ने मुझे कत्ल कर देंगे अगर मैं इस किस्म की कोई चीज करता हूँ। ये टोटली डिवॉइड ऑफ एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ऑफ देयर सपोज्ड एलाइज, जिनके बारे में उनका ये, या पोटेंशियल एलाइज जिनके बारे में वो समझते हैं कि जी ये ईरान के खौफ में हमारा साथ देने की पोजीशन में, ये उनको भी गंदा करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस? ये इतना ह्यूब्रिस, ये किस किस्म की जो है वो पॉलिसी है? देखिए, वो जो आपने मेंशन किया ना, वो बाइडेन का एडवाइजर था, और वो ज़ाहिर है कि बाइडेन के टाइम के ऊपर, जब बाइडेन पावर में आया ना 2021 के अंदर, जब जनवरी में जी। उसने टेक ओवर किया है, उससे पहले ही अपना अमेरिका का डिस्कोर्स जो है ना, वो एंटी सऊदी था। खास तौर पे अदनान खशोगी वाले इवेंट को, जो कि हुआ तो ट्रंप दौर में, उसने उस वक्त तो अपना उसको कर लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने कहा जी पराया स्टेट है, और ताल्लुकात ख़राब हो गए। और उसने फिर सऊदीज़ ने क्या किया, स्मार्ट मूव करके कतरीज़ के साथ जो 4 साल को उनकी रिफ्ट चल रही थी, वो एकदम से खत्म कर ली, इवन बिफोर बाइडेन टुक ओवर ना, उससे बिल्कुल इमीडिएटली पहले। और लेकिन उनकी रिलेशनशिप जो है ना बड़ी टेंस रही। उसके अंदर फिर जब बैक एंड फोर्थ डिस्कशन हुई बाय 2022, थोड़ा सा अपना मामला क्लियर हो गया था, और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर थोड़े से इंसेंटिव्स लेके आ रहे थे। बाइडेन ऑल्सो केम इन 2022, विजिटेड सऊदी अरेबिया, और ड्यूरिंग कोविड, इफ यू रिमेंबर। जी। और फिर उसमें 3 चीज़ें इमर्ज की, और वो ये थी कि जी एक पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। नंबर 2, एक कंक्रीट सिक्योरिटी गारंटीज, क्योंकि सिक्योरिटी गारंटीज जो है वो ऐसा ऐसा बाइडन ना ओबामा के टाइम से बड़ा रिसीड करता गया था, बिकॉज ओबामा और बाइडन ने ये जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, एशिया पैसिफिक, पिवट टू इंडो पैसिफिक का प्रोग्राम हम्म। करके, तो वो चाइना पे फोकस हो गए थे। मिडल ईस्ट डिक्लाइन कर रहा था, तो सऊदीज ऑल्सो वांटेड कि ये कोई रीअश्योर करें। थर्ड ये था कि जी, और वो परसिस्टेंट स्टैंड है, खास तौर पे 2002 में किंग अब्दुल्ला ने जो है अरब पीस इनिशिएटिव दिया था, उसी साल फिर अरब लीग ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। अभी पिछले चंद दिनों में सऊदीज ने एक इंटरनेशनल कोएलिशन ऑन द टू स्टेट सोल्यूशन वो अपना गैदर की, और वो एक, यानी नियरली जो है ना, मतलब 200 कंट्रीज में से 194 या 198 के अंदर से 165 कंट्रीज ने ज्वाइन किया। तो अब यस। देखो ना, पहले सऊदी अरेबिया का 2002 के अंदर वो एंडोर्स करता है 22 कंट्रीज, पूरे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, ठीक है, अरब लीग के मेंबर्स। उसके बाद पिछले हफ्ते जो है ना, इसका नंबर बढ़ गया 165। हम्म। ये कंट्रीज जो है ना, इवन यूएन जनरल असेंबली में भी इकट्ठी होती हैं, चाहे गजा को कंडेम करना हो, इजरायली अग्रेसिव जो स्टेप्स लेता है उसको करना हो, ये इकट्ठे अपना वोट करते हैं पहले भी। तो ये कोएलिशन बहुत बड़ी कोएलिशन है, साथ में 55 जो है ओआईसी के मेंबर्स हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया ना, एज जब आपने कहा, देखो सऊदी अरेबिया जो चीज करेगा तो वही पाकिस्तान करेगा। फलस्तीन दुरुस्त। के ऊपर या जो ये रिकॉग्निशन वाला मामला है ना, वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की लाइन टो करता है। ये आज की बात नहीं है, शुरू से है। ये 1967 के जो वॉर थी, उसके बाद ओआईसी की क्रिएशन में भी पाकिस्तानी साथ बैठे थे सऊदीज के। तो ये हम्म। रिलेशनशिप गोज वेरी वेरी ओल्ड टाइम्स, ये कोई ऐसी बात नहीं है आज की। तो हम फुली ऑन बोर्ड है अरब पीस इनिशिएटिव, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वो पीस इनिशिएटिव है क्या, ठीक है। लेकिन साथ में जो चीजें आपने बताई सऊदी अरेबिया, व्हेन वी टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया ना माय फ्रेंड, इसके 4 प्रिंसिपल एट्रीब्यूट्स है, वो भूलने नहीं चाहिए। नंबर 1, हम्म। सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट गल्फ स्टेट। गल्फ के अंदर 6 जीसीसी के मेंबर्स हैं, वो बड़े छोटे छोटे कंट्रीज हैं। पॉपुलेशन भी बिल्कुल अपना उंगलियों पे आप गिन सकते हो, टेरिटरी भी इसी तरह ही है। सिर्फ ये है कि वो कतर और यूएई एनॉर्मसली रिच हो गए हैं ओवर टाइम ना, बिकॉज ऑफ ये जो हाइड्रोकार्बन उनके पास, या बाद में जो डाइवर्सिफाई किया उन्होंने। नंबर 2, सऊदी अरेबिया इज द रिचेस्ट अरब कंट्री। इसकी रिचनेस दुरुस्त। का कोई मुकाबला नहीं है। तो 22 अगर अरब लीग के मेंबर्स हैं, उनमें से मेजोरिटी को ये सपोर्ट भी करता है, और उनके अगर डिविजन्स हो जाए तो वहां पे वो अपना बीच में बैठ के मसलियत भी करा देते हैं। वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर मोरक्को, अल्जीरिया, लेबनीज सिविल वॉर एंड करने वाला है। तो जहां भी सूडान में मसला होगा तो इसको अपना दिल से तकलीफ होती है, क्योंकि ये अरब वर्ल्ड को ये लीड करता है, शुरू से करता है। और ये ठीक। हमेशा अरब सॉलिडारिटी, इस्लामिक सॉलिडारिटी, अरब यूनिटी, रिकॉन्सिलिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए काम करता है। थर्ड, सऊदी अरेबिया जो है,
ये अपना दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग कंट्री है। एब्सोल्युटली, इसके पे कोई डाउट नहीं है। ये ओपेक हो या ओपेक प्लस हो, ये इसका लीडर है। क्यों? ये अपनी प्रोडक्शन जो है ना, एकदम से इंस्टेंटली बढ़ा भी सकता है और चीपली बढ़ा देता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्विंग प्रोड्यूसर है। तो जब भी अगर अमरीकियों को मुसीबत होती है ना, जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को 2020 के अंदर वो उनको क्यों रशियंस ने पंप करना शुरू कर दिया तो ऑयल मार्केट के अंदर, तो उससे जो है ना अपना यानी एक प्रॉब्लम क्रिएट, बिल्कुल जीरो पे चला गया था पैसे ना। तो जी, अमरीकियों ने फिर सऊदीज को रिक्वेस्ट किया कि भी आप अपना रिस्ट्रिक्ट करें थोड़ी सी सप्लाई, ताकि ये प्राइस बढ़ जाए। तो ये मोमेंट्स आते हैं कि कभी अमेरिकन इनको रिक्वेस्ट करते हैं, यूरोपियंस करते हैं, जापानीज करते हैं, चाइनीज करते हैं कि भाई थोड़ा सा पैसे बढ़ गए हैं, मार्केट में कम करो। इनका काम है ये दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर जो है ना, दे कैन चीपली एंड वेरी क्विकली रिड्यूस और इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। तो इनका जो ग्लोबल ऑयल मार्केट या वर्ल्ड में इनका रोल जो है ना, और G20 के भी मेंबर्स हैं, ठीक है, IMF के बोर्ड के ऊपर भी हैं। फाइनली जो है ना, जो आपने बताया हरमैन शरफैन, ये सऊदी अरेबिया की इन्फिनिट पावर है, ये इनकी सॉफ्ट पावर है, ठीक है। अब अगर 3 बिलियन लोग हैं मुसलमान या उससे कम है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, 2 बिलियन आप लगा लें, तो जी, 2 बिलियन का किबला जो है ना एक तरफ ही है, एक ठीक, कंट्री की तरफ है, क्योंकि वहां पे हरमैन शरफैन है। मिलियन प्लस लोग जो है ना वो विजिट करते हैं हज पे, और टेंस ऑफ मिलियंस जो है ना अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, वो विजिट करते हैं सऊदी अरेबिया पे। तो टूरिज्म का भी कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने 100 मिलियन टूरिस्ट करना है अपना बाई 2030, जो इनका टारगेट है, ठीक है। जी, और ये टारगेट्स ही अचीव किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ विजन 2030 ऑफ MBS। तो जो इनकी जो इस्लामिक क्लाउड है ना, सॉफ्ट पावर है, वो इन्फिनिट है। वो आज से अपना 1300 साल पहले भी थी, मॉडर्न सऊदी रिपब्लिक पे भी थी, ठीक है जी। जो ऑलमोस्ट अब अपना तकरीबन 100 साल हो गए हैं। और वो अगले यानी 23rd 4th और जितनी भी सेंचुरीज आगे हैं ना, उसमें भी होगी। तो ये जी, समझना चाहिए कि व्हेन वी नेम सऊदी अरेबिया, ये उसी तरह अनयूजुअल कंट्री है जिस तरह अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका इज अ क्रिएशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका जो है ना एक वर्ल्ड अनटू इटसेल्फ है, इसको चाइना रशिया नहीं लेना चाहिए, इसीलिए ये नंबर 1 है। और ये नंबर 1 बड़ा अरसे तक रहेगा, इवन इंक्लूडिंग पॉपुलर कल्चर के अंदर। इसी तरह ठीक, सऊदी अरेबिया जो है ना, वो उसकी जो एक्सेप्शनलिज्म है ना, खास तौर पे ये सॉफ्ट पावर के एस्पेक्ट से, या वंडरफुल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पिछले 10-15 साल से अंडर MBS, इसको हमें ना इसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए मेरे मुताबिक। तो सऊदी सही। अरेबिया अच्छा जब सर, स्टेप लेंगे ना, तो हम भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। हमारा ही मैं आखिर में बिल्कुल सवाल करना चाह रहा था, वक़्त का जो है वो किल्लत है, तो अगर आप इसको मुख्तसरन मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का इसमें क्या ज़ाहिर है, हमें तो ज़्यादा कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम कहेंगे जी MBS में पूछ लो, जे मानदा है तो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कितना ज़ाहिर है, हमें पैसों की भी ज़रूरत होती है, हम IMF के और अमेरिका के जो है वो उनके ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी, इसमें इसको तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर कितना आ सकता है और हम उसको ऑफसेट करने की, ज़ाहिर है हमारे पास भी तरीके हैं ऑफसेट करने के, वो ज़रा थोड़े से एक्सप्लेन कीजिएगा। देखो, हमारे पास मिलिट्री प्रेशर तो कभी नहीं आ सकता, लोगों को पता है बिल्कुल। आई थिंक इजराइलीज विल थिंक ट्वाइस इन लाइक इन डूइंग एनीथिंग टू पाकिस्तान, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है, सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक ज़ाहिर है कि लिवरेज हैं उनके पास, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक या सोशल कंडीशंस ठीक नहीं है, हम इसके ऊपर हुँ, हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया की तरह या कतर की तरह एक प्रिंसिपल स्टैंड है, वो ये है कि जी फ़लस्तीन की स्टेट अगर आप बना लें, इसीलिए हम बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं, ये आप स्टेट बना लें अलहदा से, उसके बाद कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानियों को क्या मसला होगा? देखो ना, पाकिस्तानी लूज भी इस तरह करते हैं कि अगर हम समझते हैं कि इंडिया हमारा नंबर 1 एनिमी है साउथ एशिया में, मेरे ख्याल में उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रखी उन्होंने, हिंदुत्व इंडिया ने, यानी हम हमसे तो उन्होंने पीस नैरेटिव भी छीन लिया भाई। हुँ, तो अगर वाकई ये बात है, तो इंडिया क्यों बेनिफिट करे भी इसराइल रिलेशनशिप से? डिफेंस टेक्नोलॉजी, AI, मतलब ये तो एक्नॉलेज करना चाहिए ना कि हुँ, इसराइल का इतना अगर क्लाउट है अमेरिका के ऊपर, या अमेरिका उसको यूज करता है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इसराइल के अंदर कोई चीज तो है ना। और फिर हुँ, पास्ट के अगर आप जाए ना, पास्ट के अंदर, उसमें देर आर इंस्टेंसेस
कि हमने डायरेक्टली तो कभी अपना निगोशिएट नहीं किया इनके साथ, ना हमने कोई हाथ में लाया है। एक दफ़ा इंस्टेंस है मुशर्रफ के टेन्योर के अंदर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले, कसूरी साहब जब मिले थे जी। कसूरी साहब मिले थे इस्तांबुल के अंदर, कोई मसला नहीं है। लेकिन तुर्की जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, इजिप्ट रिकॉग्नाइज करता है, यानी जॉर्डन की अपना रिलेशनशिप है उनसे, काफ़ी मुसलमान मुल्कों की है, हमें कोई मसला नहीं, उनकी अपना कॉन्शियस पॉलिटिकल चॉइस है जिन्होंने की है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तुर्की के साथ इकोनॉमिक, ट्रेड, डिफेंस टाइज उनके जारी रहते हैं, अगर उनकी अपना लीडरशिप आपस में यानी नफरत करते हैं एक दूसरे से, करंटली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी प्री कंडीशन वही अरब पीस इनिशिएटिव की है, वो ये है कि जब तक 67 के बॉर्डर्स तक वो वापस नहीं होगी सूरत हाल, चाहे गोलान हाइट्स हो या ईस्ट जेरूसलम में, और फ़लस्तीनी स्टेट विद ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, रिटर्न ऑफ 6 मिलियन रेफ्यूजीज है, ये सारा अरब पीस इनिशिएटिव के डिफरेंट क्लॉजेज हैं। और ये इनिशिएटिव इसलिए था कि जी मिल के इस इनिशिएटिव की बुनियाद पे इसराइल से बात की जाए, और अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ज़ाहिर है जब बातचीत होती है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वायबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट है, उस पे किसी का कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। बोर्ड ऑफ पीस का भी आखिरी मुद्दा यही था कि बोर्ड ऑफ पीस बेसिकली उसमें जितने भी सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, वो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ दिस लिंगरिंग लिंगरिंग ओल्ड मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। और मैं आपको ये बताऊं, ट्रंप की जो की मोटिवेशन है ना बोर्ड ऑफ पीस के पीछे, इस वॉर के पीछे, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेतन्याहू एंड इजराइल, उसकी की मोटिवेशन ये है कि ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हों जिसके अंदर अब्राहम अकॉर्ड्स भी आ जाएं बाद में, लेकिन वो उस मुद्दे पे आएंगी। ही वांट्स टू गो डाउन बेसिकली, इन माय ओपिनियन, इन हिस्ट्री एज द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने लॉन्गेस्ट एवर कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के अंदर हल किया। और इस हल की प्री कंडीशन उसको भी पता है कि फलस्तीन की रियासत के बगैर ना तो ये नॉर्मलाइजेशन होगी पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरेबिया की, और ना मिडल ईस्ट में वायबल पीस आएगा। और इजरायलीज जो है ना, दे फेल टू अंडरस्टैंड, इंक्लूडिंग दीज बफून्स लाइक लिंडज़ी ग्राहम या माइक पोम्पियो, या ये जो जॉन बोल्टन है मूछो वाला, इसको इनको समझ नहीं आती कि भाई इसराइल की अपनी जो सिक्योरिटी है ना, इन्होंने ये स्टूपिड एक्शंस करके, ऑफेंसिव बिहेवियर शो करके, और ये बदनीयती शो करके ना, इन्होंने अपना इजरायलीज की अपनी सिक्योरिटी और पीस लॉन्ग टर्म कॉम्प्रोमाइज कर दी है। इन्होंने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तहत, एग्रेसिव एम्बिशंस के तहत, और ये जो डूम्सडे इनके अपना एक कल्ट लाइक ऑफ बिहेवियर है अपना, वो जो सेकंड टेंपल बनाना तो फलां, यानी ये वो मौलवी हैं जिनका ईरानी मौलवियों से आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं इन लोगों को ना। ये इस दुनिया में नहीं रहते, मतलब दुनिया में अगर आप रहेंगे अपना अली, तो आप अपनी कौम की भलाई करेंगे ना। इफ यू आर मेकिंग द इजराइलीज लाइफ इनसिक्योर इन द एंटायर रीजन इटसेल्फ, तो वो तो भाई अपना इजरायली लोगों का मामला है ना, कि भाई वो उठे और इनसे निजात लें, और उसके बाद जिस जमीन के ऊपर वो आए थे और उन्होंने ग्रैब किया वन आफ्टर अनदर, तो अपना उसका करे उसके सोल्यूशन अपना, ये तो इजरायली लोगों के हक के अंदर है कि वो अपना अग्रेसिव बिहेवियर छोड़ें, अपोलोजाइज करें जो जेनोसाइड कमिट किया गजा के अंदर, जिसने इनका इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन के अंदर यानी स्मैश करके रख दिया। आप देखो, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन इज अ सुपर पावर ऑफ टुडे इन अ सोशल मीडिया एज। उसके अंदर फ्लोटिला के साथ जो डिसग्रेसफुल एटीट्यूड किया है बेन गवीर ने, यस, उससे क्या अपना यूरोपियन पब्लिक ओपिनियन मतलब वो प्रो इजराइल हो जाएगा यार? मतलब सर व्हाट वो आर तो दे बहुत डूइंग? ही अजीबो-गरीब आई वाज़ शॉक्ड टू लर्न कि वो, और ज़ाहिर है कि ये इतनी बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इस्राइल से तो वैसे भी लोग डरते हैं, उनकी जानिब से ये हेडलाइन लगना कि वहाँ पर जो फ्लोटिला के मेंबर्स थे, दे हैव रिपोर्टेड रेप इंसिडेंट्स, अनबिलीवेबल। वाक़ई आपने बहुत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक कल्ट लाइक बिहेवियर है, और ये ज़्यादा आपने ईरान का ज़िक्र किया, मुझे ये ज़्यादा डरावने लगते हैं। उसकी वजह ये है कि इनको जो मॉडर्न लिंगो है वो भी आती है। ये अपनी जो बात है उसको जो है वो रेस की टर्म्स में और जेनोसाइड और जो मॉडर्न पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है उसके तहत लोगों को समझा सकते हैं, जो कि इरानियंस के अंदर आई पर्सनली फील they're not capable of doing that. Maybe they are, but these guys are really evil. इसमें कोई शक नहीं अली, है। मैं जाते जाते ना आपको मतलब एक अजीब सा बात है, देखो ना, जो हॉलोकॉस्ट के विक्टिम हो ना,
हुँ, उनसे आप जेनोसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल है, इसकी क्या एनालिसिस करें बैठ के, मतलब ये बिल्कुल ना समझने में है। दूसरी ना समझने में जो है ना, एक स्टेंज बेड फेलोज हैं यार। आप देखो ये हिंदुत्व इंडिया जो है, इनके जो रूट्स है ना, दे आर इंस्पायर्ड बाय एक्चुअली नाजीज, क्योंकि बिल्कुल। ये भी अपने आप को सुपीरियर एरियन रेस समझते हैं, हिटलर की तरह और नाजीज की तरह। इनके पूरी जो अपना आइडियोलॉग्स थे पुराने, इन्होंने भाई वही बात लिखी है जो कि अपना नाजीज का अपना पूरा वो डिस्कोर्स था प्रायर जी, टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और उसके अंदर जो मेहम क्रिएट हुआ है, 6 मिलियन ज्यूज का जो कत्लो गारत हुई है। आप ये देखो कि यार ये इसराइल और इंडिया, मदरलैंड फादरलैंड, ओ भाई इसराइल जो है ये तो अपना ये विक्टिम्स है हॉलोकॉस्ट के, और हॉलोकॉस्ट जिसने कमिट किया तुम उनसे इंस्पायर होते हो। ये किस तरह की रिलेशनशिप है, मतलब है इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। वी इन दिस वर्ल्ड अली आर आर डीलिंग विद aberrations we have never seen before. Yani victims of holocaust in cohort with the inspirers, like those inspired by nazism. How is it possible? How can ये मिलाप कैसे हो सकता है? एमिरेटीज जो है भाई, आपकी डेस्टिनी गल्फ के अंदर है, किधर जाके बैठ गए हो अपना एक्स्ट्रा रीजनल उसके अंदर एफिलिएट कर लिया है। यानी आपको जब आप अब्रहम कर रहे थे तो आपको इसको लिंक अप करना चाहिए था ना किसी कॉन्क्रीट चीज के साथ। बैरेनीज में आपको बताओ निकल जाएंगे इससे। इन द एंड एज यूएई कम्स क्लोजर टू द जीसीसी एंड सऊदी अरेबिया, इन द एंड आई थिंक दे विल आल्सो पार्ट वेज विद इजराइल। इट्स अ वेरी बैड डिसीजन दैट दे टुक। उनको अंदाजा नहीं था कि इसकी कॉस्ट ये होगी इसके अंदर। And I think they have paid an enormous cost, during this war through Iranian aggression, in my opinion. बिल्कुल दुरुस्त सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। वक़्त कम है वरना अभी इसमें बहुत कुछ है। मैं तो चाहता हूँ कि किसी दिन जो है ना वो आपके साथ मैं इस्लामाबाद आ जाऊँ या आपका लाहौर चक्कर लगे तो एक लंबी डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें से 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल और भी निकलते हैं। आपने अभी नाज़िज़्म का ज़िक्र किया, इंडिया के अंदर जो एक सोच परवान चढ़ रही है और ये बहुत हद तक जो है वो इसमें मेरा तो अब पहले हम नहीं मानते थे लेकिन मुझे तो लगता है ये मुस्लिम दुश्मनी पर ही मबनी है और क्या है इसके अलावा क्या ये रीज़न और हो कुछ सकती नहीं है? है, और कुछ नहीं है। तो इसको जो है वो हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे सर, बहुत शुक्रिया आज हमें जॉइन थैंक यू करने सो के लिए मच। और उम्मीद है बहुत सारे लोगों को जो है वो आपकी बातें समझ में भी आई होंगी, बहुत कुछ समझने का जो है वो उनको मौका मिला होगा। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू आदाब। सो